हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, और हमने एक लास्ट में कंक्लूजन निकाला था, अल्फा की वैल्यू डराइव की थी विच इज नथिंग बट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और हमने एक ग्राफ देखा था बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, जो कि स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर? चलिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो रिलेटेड टॉपिक ही है आपके 10th से। आप 10th में पढ़कर आए हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जी, आपका जो टॉपिक है आज का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशंस हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा? फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर वन विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों पर जल्दी से डिस्कशन करेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आइए फर्स्ट चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ। दोबारा हेडिंग देते हैं इसको फर्स्ट, विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए ये कॉम्बिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं? जनरली मार्केट में जो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। क्लियर? तो हमें हमारे सर्किट में जब कभी डिजायर्ड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मार्केट वैल्यू से अलग होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उन पर्टिकुलर मार्केट में मिलने वाले रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन करके या तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है या फिर डिक्रीज करनी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। क्लियर? तो दो तरीके से करते हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं आपको पता होगा। सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, वो कुछ इस तरह से होता है। एक रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, इसका ये जो सेकंड टर्मिनल है इसको कनेक्ट किया गया है बाय द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस R2, एंड R2 रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है इसे कनेक्ट किया गया है विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ R3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं और इसे एक एनर्जी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू है वोल्ट V, यानी V। क्लियर? तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपका गाइस, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से दो बातें ध्यान रखने वाली होती है। पहली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे? पहला, करंट ड्रॉन या फिर फ्लो लिख सकते हैं आप, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। पहला पॉइंट, हर रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? सेम होती है। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। दो बातें देखिए, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, आपके रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, क्योंकि देखिए करंट जो होगी वो बैटरी के थ्रू ड्रॉन होगी, कुछ आई करंट
कुछ आई करंट तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर नोड पॉइंट नहीं मिल रहा है। नोड पॉइंट क्या होता है गाइस? ये वो पॉइंट होता है जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस सर्किट की आकर के ज्वाइन होती है। तो यहां पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है ज्वाइंट पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस आकर के ज्वाइन हुई हो। आप इस पॉइंट को देख लीजिए, आप इस पॉइंट को देख लीजिए, या रेजिस्टेंस के किसी बीच वाले पॉइंट्स को देख लीजिए। 2 से ज्यादा ब्रांचेस, यहां पर 1 और 2 ब्रांचेस ही आ रही है, यहां पर भी 1 और 2 ब्रांचेस ही आ रही है, यहां पर भी 1 और 2 सब जगह 2 ब्रांचेस जो है वो आपस में कनेक्ट हुई है। मोर देन 2 ब्रांचेस किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट नहीं हुई है। अगर मोर देन 2 ब्रांचेस किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपकी करंट डिवाइड नहीं होती। क्लियर? करंट डिवाइड होने के लिए 2 से ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो निकलनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहां पर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हमें दिखाई नहीं देगा। दैट्स व्हाई आपकी जो करंट है वो यहां पर सेम रहेगी इन ईच रेजिस्टेंस। वहीं पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है गाइस, हर रेजिस्टेंस के सिरे पर या एंड पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्लियर? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग है। तो बेसिकली चार्ज को एक पॉइंट से मूव करवाने दूसरे पॉइंट तक, रेजिस्टेंस के एक पॉइंट से एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें पर यूनिट चार्ज, वो डिफरेंट होगा। क्लियर? क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस का मतलब अलग अलग हिंड्रेंस, अलग अलग, ठीक है, अपोजिशन, इस वजह से वर्क डन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो पोटेंशियल भी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस यहां पर क्या होता है? डिफरेंट होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 2 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। चलिए आइए बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance in series combination, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। आपके पूरे सर्किट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि हर रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल अलग अलग है, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट तो सेम है, तो करंट को हमें नहीं लेना है। पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस पर अलग अलग है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? हर रेजिस्टेंस के सिरे पर पोटेंशियल का सम। चलिए बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। V1 हो जाएगा आपका I इंटू R1 प्लस V2 हो जाता है I इंटू R2, V3 हो जाता है I इंटू R3। एज इट इज बात समझ में आई होगी आपको, क्योंकि करंट हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर कॉमन है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट है। अगर मैं यहां से I को कॉमन ले लूं तो I कॉमन आने पर यह बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I आपका यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है गाइस R1 प्लस R2 प्लस R3। देख सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होगा वो ये होगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो, ठीक है, फॉर्मूला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ये होता है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन है? जिसमें एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और या फिर 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट हैं, जो कि तीनों के तीनों आगे बैटरी से जॉइंट किए गए हैं।
देखिए ये आपके रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3। ये टर्मिनल पॉइंट है A और ये टर्मिनल पॉइंट है आपका सपोज कर लीजिए B, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या है, तीनों रेजिस्टेंसेस का फर्स्ट टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट है और बाकी तीनों रेजिस्टेंसेस का सेकंड टर्मिनल भी एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है गाइस, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए क्या चीज होगी, यहां से जब आपकी करंट फ्लो होगी I, तो ये जो A पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, ये एक नोड पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? नोड पॉइंट। मैंने आपको अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि नोड पॉइंट क्या होता है, जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस इलेक्ट्रिक सर्किट की आकर के ज्वाइन होती है। तो देखिए इस A पॉइंट पर 1, 2, 3 एंड 4, बेसिकली 4 ब्रांचेस जो हैं 1, 2, 3 और 4 ब्रांचेस जो हैं वो यहां पर आकर ज्वाइन हो रही हैं। अगर 4 ब्रांचेस ज्वाइन हो रही है इसका मतलब ये एक नोड पॉइंट है, क्योंकि मोर देन 2 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आपकी करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है। यहां पर करंट आपकी तीनों ब्रांचेस में सेम नहीं होगी। डिवाइड कैसे होगी? रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल में। जहां पर जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट कम जाएगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इस ब्रांच में मैंने सपोज कर लिया करंट I1 गई, इस ब्रांच में करंट I2 गई और इस ब्रांच में करंट I3 चली गई। क्लियर? घूम करके ये करंट्स इस तरह से आएंगी और यहां B पॉइंट पर आकर दोबारा ज्वाइन हो जाएंगी और ज्वाइन होकर के दोबारा क्या बनाएगी? करंट I। क्लियर? चलिए, क्योंकि देखिए तीनों रेजिस्टेंसेस के टर्मिनल्स इक्वल हैं, टर्मिनल्स एंड पॉइंट्स सेम है, तो तीनों रेजिस्टेंसेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये कॉमन होगा। देखिए इस तरह से ये पोटेंशियल जो होगा, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड्स पर पोटेंशियल वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं, तो ये वोल्ट मीटर तीनों के लिए सेम रीडिंग देगा, एक ही रीडिंग देगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कंबाइन होता है गाइस। वोल्ट मीटर कहां लगाया जाता है? पैरेलल में टू द रेजिस्टेंस। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों के पैरेलल के टर्मिनल पॉइंट्स A और B कॉमन है। यहां पर अगर मैं वोल्टमीटर लगाऊंगा तो तीनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? कॉमन आएगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए हमारे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पहला सॉरी, करंट फ्लोइंग in each resistance is different and inversely proportional. Current flowing in each resistance is different and inversely proportional to the value of resistance. हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ओम्स लॉ से देख सकते हैं आप। क्लियर? वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल में करंट जो होगी वो आपके सर्किट में ड्रॉ होगी। सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of each resistance is same. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? आपका सेम होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। EQUIVALENT, equivalent resistance in parallel combination. Equivalent resistance in parallel combination. Parallel combination में equivalent resistance कैसे निकालेंगे? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नेट इलेक्ट्रिक करंट
flowing in the सर्किट। देखिए सर्किट की नेट इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं यहां पर, क्यों? क्योंकि सर्किट की अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल सर्किट की जो नेट इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम यहां पर कंसीडर करेंगे, तो वो हो जाएगी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। किसी भी एक नोड पॉइंट पर देखें तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अगर नोड ए की बात करें तो इनकमिंग करंट है I, आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर नोड बी पॉइंट की बात करें तो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 और आउटगोइंग करंट है आपकी I। किसी भी नोड पॉइंटर, हम ये आगे जाकर के पढ़ेंगे, इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, KCL। किसी भी नोड पॉइंट पर इनकमिंग करंट जो होती है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है। क्लियर? सॉरी। नाउ बाय ओम्स लॉ, अगेन ओम्स लॉ। अब अगर हम यहां पर ओम्स लॉ की बात करें गाइस, ठीक है, तो ओम्स लॉ से I की वैल्यू क्या हो जाती है? V बाय R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्योंकि आपने देखा होगा कि पोटेंशियल जो है वो ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। तो V बाय R इज इक्वल्स टू, यहां से V कॉमन ले लिया जाए तो अंदर रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर V से V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R जो है वो रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलिए यस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है आपके पास में। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय R क्या हो जाएगा? LCM R1 R2 R3 R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। इज इट क्लियर? R1 R2 R3 तीनों से डिवाइड होगा और ये बन जाएगा। तो बेसिकली R की वैल्यू क्या आ जाती है यहां पर? R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, दो चीजें और ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो इट इज ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आपके पास आएगा वो सर्किट के ईच एंड एवरी हर रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, क्योंकि ऐड हो रहा है ना। क्लियर? बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज लेसर देन, ठीक है, लेसर देन वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम होगा। ये वैल्यू जो आपके पास में आएगी आपके ईच R1 R2 R3 की वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये हो जाएंगे गाइस हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ एक आध प्रॉब्लम देख लेते हैं, वैसे तो आपको पता होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको सर्किट बिटवीन, आगे लिख लेता हूं, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच में। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको।
पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। सपोज कर लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये भी 2 ओम, दिस इज 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। इस तरह से ये रेजिस्टेंसेस बने हैं और ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सर्किट पहचानना होगा। सबसे पहले यहां पर बात करें इस ब्रांच की, तो देखिए यहां पर ये 2 ओम और ये 2 ओम के बीच में यहां पर ये जो जॉइंट है ये क्या है, ये दो ब्रांचेस को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस यहां पर कैसे होंगे गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान कैसे होगी कि नोड पॉइंट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नोड पॉइंट बनना चाहिए। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में, लेकिन यहां पर ये एक नोड पॉइंट है और ये भी एक नोड पॉइंट है, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। सेम सिचुएशन यहां पर बनेगी। देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं, इक्विवेलेंट सर्किट, तो आपको यही पहचानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। तो देखिए इस ए पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह से, ए पॉइंट बी पॉइंट, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इधर भी 2 ओम, यहां भी 2 ओम, यहां भी 2 ओम, यहां भी 2 ओम एंड यहां भी 2 ओम। क्लियर। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों किस में आ गए, यहां पर बीच में कोई नोड पॉइंट नहीं है तो ये दोनों सीरीज में, यहां पर भी बीच में कोई नोड पॉइंट नहीं है तो ये भी सीरीज में। सिमिलरली यहां पर भी ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, और ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सीरीज में 2 + 2 क्या हो जाएगा, R1 2 ओम प्लस 2 ओम, क्योंकि सीरीज में है तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम सीरीज। इनके कॉम्बिनेशन को मैंने दे दिया R1, इनके कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं R2। तो सिमिलरली R2 भी क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, R2 इज 4 ओम सीरीज। सिमिलरली इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं बोल देता हूं R3, तो R3 की वैल्यू भी 2 ओम प्लस 2 ओम कंबाइन होकर के हो जाएगा 4 ओम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं R4। तो ये भी 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो R4 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में 4 ओम। तो देखिए R1 R2 R3 तीनों किस में आ गए, आपके पास में सीरीज में सॉल्व हो गए। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये एक जॉइंट है आपका, ये भी एक जॉइंट है आपका, ये भी एक जॉइंट है आपका, एंड ये भी अनदर जॉइंट है। इस जॉइंट पर 1 2 3 ब्रांचेस ज्वाइन हो रही है, इस जॉइंट पर भी 1 2 3 ब्रांचेस ज्वाइन हो रही है, इस जॉइंट पर भी सेम कंडीशन है और इस जॉइंट पर भी सेम कंडीशन है। तो इस जॉइंट से ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कंबाइन होगा। किस में कंबाइन होगा, पैरेलल में। तो इसके फर्दर अगर मैं यहां पर सर्किट ड्रॉ करता हूं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका ए पॉइंट, सॉरी कुछ इस तरह से, सॉल्व करने पर हमारा सर्किट ये बनेगा R1 R2 R3 R4, ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट ए। तो आप सामने देख पा रहे होंगे कि R1 R2 पैरेलल में कंबाइन है, क्योंकि देखिए यहां पर और यहां पर ये नोड पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, यहां पर और यहां पर क्या बन रहे हैं, नोड पॉइंट्स, नोड पॉइंट्स। ये भी सेम नोड पॉइंट है और ये भी आपका क्या है, एक नोड पॉइंट है। चलिए तो यहां पर पहले R1 और R2 को पैरेलली सॉल्व करेंगे, सॉरी R1 और R2 को पैरेलली सॉल्व करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, R12 R12 हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है। तो R12 हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, ये हो गया 16/8 विच इज 2 ओम। सिमिलरली R34 भी पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R4 अपॉन R3 प्लस R4, ये हो जाएगा गाइस 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 विच इज ऑल्सो 2 ओम। क्लियर। तो आपका देखिए जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा यहां पर फर्दर इसके, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो गए, सॉरी पैरेलल में, इस तरह से ये B और ये A, तो यहां पर आ गया आपके पास में 2 ओम, यहां पर फिर से आ गया 2 ओम। क्लियर। ये बेसिकली क्या है, ये R12 और ये R34। क्लियर। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4 ओम। यहां पर R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा R12 प्लस R23, क्योंकि ये है किसमें, सीरीज में। क्लियर। तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाता है यहां पर 2 + 2 विच इज 4 ओम, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से देखिए हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, की जा सकती हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए मार्केट में एक और टाइप का रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, जिसको बोलते हैं कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, कलर कोड रेजिस्टेंस, या फिर कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए ये किस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, ये कार्बन से बने हुए रेजिस्टेंसेस होते हैं। किस तरह से, कार्बन से बने हुए सिलेंड्रिकल शेप के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, आपने कभी देखे होंगे, इस तरह का एक सिलेंडर होता है, इस तरह का एक सिलेंडर होता है गाइस। ठीक है, यहां पर इस सिलेंडर पर क्या होता है, 4 डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, इस तरह से 4 डिफरेंट कलर्स की रिबन्स या पट्टियां जो है वो लगी होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं इस तरह से, 4 डिफरेंट कलर्स की क्या होती हैं, पट्टियां लगी होती हैं। क्लियर। तो इन कलर से, इन कलर पट्टियों से हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिफाइन करते हैं। क्लियर। यहां पर ये आपका हो जाता है फर्स्ट कलर, ये हो जाता है आपका सेकंड कलर, ये बन जाता है आपका थर्ड कलर, और ये होता है आपका फोर्थ कलर। सीक्वेंस में ही होते हैं सारे कलर्स। तो ये जो कलर्स दे रखे हैं आपको इस रेजिस्टेंस पर, ये जो कलर रिबन्स लगी होती हैं, इन कलर रिबन्स के अकॉर्डिंग हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिफाइन करते हैं। किस तरह से करते हैं आइए आपको बताते हैं। देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको डिफाइन करने का एक प्रोसीजर होता है R। क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर
significant, sorry, significant number of first color, यहां पर आता है significant number of first color into या dot significant number of second color, significant number of second color, फिर मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन, और यहां आता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड कलर, मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड कलर, फिर आता है प्लस माइनस का साइन, और उसमें आता है टॉलरेंस, टॉलरेंस ऑफ फोर्थ कलर। देखिए इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, वो इस तरह से होता है फिक्स। पहले कलर का आपके पास में आपको क्या लिखना है, सिग्निफिकेंट नंबर, उसके बाद में उसके ठीक नजदीक आपको सेकंड कलर का भी क्या लिखना है, सिग्निफिकेंट नंबर, इनटू मल्टीप्लायर, आपको थर्ड कलर का यहां पर लगाना है मल्टीप्लायर, और प्लस माइनस फोर्थ कलर का क्या आ जाएगा, टॉलरेंस, क्या आएगा, टॉलरेंस। अब ये सिग्निफिकेंट नंबर्स, मल्टीप्लायर्स और टॉलरेंस क्या क्या होंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से ही अपन यहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर गाइस, उस टेबल से ही हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर सकते हैं आप। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से रेजिस्टेंस का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, फर्स्ट कलर इनटू या डॉट सेकंड कलर इनटू थर्ड कलर प्लस माइनस फोर्थ कलर, प्लस माइनस फोर्थ कलर। अब देखिए यहां पर इसकी एक टेबल बनती है, मैं टेबल बनाता हूं, उस टेबल से ही आपको क्या करना है, वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। आइए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये टेबल कुछ इस तरह से बनती है गाइस। पहला कलर आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लायर एंड लास्ट टॉलरेंस। देखिए सबसे पहले यहां आता है कलर, फिर यहां आता है सिग्निफिकेंट नंबर, यहां आता है मल्टीप्लायर, और यहां आता है फाइनली टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक, सबसे पहला जो कलर आता है, देखिए हमारे पास सबसे पहला कलर जो आता है गाइस, वो आता है ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, नंबर होता है, वो 0 होता है। मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 0। इसका टॉलरेंस नहीं होता, इसका कोई टॉलरेंस नहीं होता। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका पहला कलर हो गया ब्लैक। सिमिलरली सेकंड कलर ये आता है ब्राउन, सॉरी ब्राउन। इसका सिग्निफिकेंट नंबर होता है 1, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1, इसका कोई टॉलरेंस नहीं होता।
नेक्स्ट थर्ड कलर आता है रेड। थर्ड इज रेड। रेड का सिग्निफिकेंट नंबर होता है 2, मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 2, टॉलरेंस नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका सेक्शन नंबर्स हम अलग ही सेक्शन में दे देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ ऑरेंज। नेक्स्ट कलर इज योर ऑरेंज, जिसका मल्टीप्लायर है सिग्निफिकेंट नंबर 3, मल्टीप्लायर है 3। ये ऑरेंज हो गया। फिफ्थ येलो। फिफ्थ कलर इज येलो, सिग्निफिकेंट नंबर 4, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट कलर सिक्स्थ ग्रीन, significant number 5, multiply 10 to the 5, no tolerance again, इनके टॉलरेंसेस नहीं होते। सेवंथ इट इज ब्लू, सिग्निफिकेंट नंबर 6, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, क्लियर, नो टॉलरेंस। नेक्स्ट होता है एट्थ, ये हो जाएगा वायलेट। वायलेट सिग्निफिकेंट नंबर 7, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 7। नाइन्थ ग्रे। ग्रे मल्टीप्लायर 8, significant number 8, multiply 10 to the power 8, again no tolerance, clear। चलिए नेक्स्ट आता है टेंथ। टेंथ में आता है व्हाइट, मल्टीप्लाई सिग्निफिकेंट नंबर 9, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, एंड अगेन देयर इज नो टॉलरेंस। इसी के आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है 11। 11 में आता है आपका गोल्ड। गोल्ड, अब देखिए गोल्ड का सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, मल्टीप्लायर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टॉलरेंस होता है +-5%। +-5%। थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देते हैं इन लाइंस को। गोल्ड के लिए सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, मल्टीप्लायर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट 12th सिल्वर। सिल्वर का भी नो सिग्निफिकेंट नंबर, नो मल्टीप्लायर, ओनली एंड ओनली टॉलरेंस विच इज +-10%, क्लियर। लास्ट में आता है गाइस, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। लास्ट आता है 13th नंबर विच इज नो कलर। No color, again no significant, no multiplier, only tolerance which is +-20%, +-20%। तो ये आपकी टेबल हो जाती है। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, ये इस तरह से ये आपकी कलर कोड की सीक्वेंस हो जाती है गाइस, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स सीक्वेंस में होते हैं। व्हाइट तक सिग्निफिकेंट नंबर और मल्टीप्लायर्स होंगे, व्हाइट के बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंसेस होते हैं। इसको लर्न कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है हमारी कि इस सीक्वेंस को लर्न कैसे किया जाए। तो देखिए इस सीक्वेंस को लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है,
वो होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इस सीक्वेंस को याद रखें, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देख लीजिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इज इट सिंपल? क्लियर? तो आपको इस तरह से याद हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। बीबी रॉय सबसे पहले ब्लैक फिर ब्राउन, ठीक है, और यहां पर याद रखेगा ब्लू है, बस ये चीज। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इस तरह से इस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे। ये कलर कोड सीक्वेंस होती है गाइस हमारी, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ये सीक्वेंस याद हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास में इस तरह से रेजिस्टेंस बना हुआ होगा, इस तरह से रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहां पर आपको, ठीक है, स्ट्रिप्स दे रखी होंगी, उनके कलर लिख रखे होंगे। जैसे कि ये पहला कलर है आपका रेड, ये है आपका ब्लू, ये है आपका येलो, और फोर्थ कलर जो है वो गोल्ड सिल्वर और नो कलर में से ही होगा। ध्यान रखिएगा, गोल्ड सिल्वर और नो कलर में से ही होगा, क्योंकि इसकी टॉलरेंस आएगी, इस वजह से बोल दिया जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है आपको? कैलकुलेट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था आर, क्या आएगा? फर्स्ट नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड का भी सिग्निफिकेंट नंबर, इनटू थर्ड का मल्टीप्लायर, प्लस माइनस फोर्थ का टॉलरेंस, फोर्थ का टॉलरेंस। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करें। फर्स्ट हमारा है रेड और सेकंड है ब्लू। तो देखिए रेड, ये रहा रेड का सिग्निफिकेंट नंबर 2, ब्लू का सिग्निफिकेंट नंबर 6। यहां से हम टेबल से उठाएंगे तो ये हो गया, देखिए रेड का सिग्निफिकेंट नंबर 2, ब्लू का सिग्निफिकेंट नंबर 6, इनटू थर्ड कलर है आपका येलो। तो येलो के लिए आपको मल्टीप्लायर देखना है येलो का, तो येलो का मल्टीप्लायर है 10 की पावर 4। तो येलो का मल्टीप्लायर हो गया गाइस 10 टू द पावर 4, प्लस माइनस कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड की टॉलरेंस, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है? प्लस माइनस 5%। तो गोल्ड की टॉलरेंस हो जाएगी यहां प्लस माइनस 5% ओम। दिस इज नथिंग बट योर आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 26। इसको लिखेंगे आप इस तरह से, 26 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 5% ओम रेजिस्टेंस। यह आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना और कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस सॉल्व करना। आई होप, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे हमने, और उस पर एक प्रॉब्लम देखी, और उसके बाद में हमने बात की कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंसेस की, ठीक है, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंसेस की, और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए एक टेबल और एक प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने। क्लियर? तो यही सीक्वेंस, यही तरीका होता है, देखिए रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने का। क्लियर? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगले हम नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सेल की, इलेक्ट्रिक सेल की, ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंसेस की। ठीक है गाइस, आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे,
ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।